पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वापसी तय मानी जा रही है। बहुमत के आंकड़े से इस वक्त सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस काफी आगे निकल गई है। टीएमसी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। 200 से ऊपर का आंकड़ा इस वक्त सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पार कर लिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि ममता बनर्जी अपने पुराने सिपहसालार से नंदीग्राम में काफी पीछे नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी 7,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं, लेकिन कभी ये ममता बनर्जी के बहुत खास हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। इसके साथ ही बाबुल सुप्रियो जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको भी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया था, वो पीछे चल रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी जो सांसद हैं वो भी पीछे चल रही हैं। 4 लोकसभा के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, उनमें से ज्यादातर पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक कोशिश नजर आ रही थी कि पहली बार वो सत्ता में पहुंचेंगे, बंगाल को के रण को जीतेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल हैं, तृणमूल की अध्यक्ष हैं, वो जो खुद एक सीट अपने जो उनका जो खुद का सीट था उस सीट को उन्होंने छोड़ा था और एक चुनौती के तौर पर वो नंदीग्राम जाकर चुनाव लड़ रही थी। नंदीग्राम से वो पीछे चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। 294 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त काउंटिंग चल रही है और ये पश्चिम बंगाल का जो रुझान है, 200 से ज्यादा सीटों पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 88 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलता नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, सीपीएम जो कभी 34 सालों तक पश्चिम बंगाल में राज किया, जिसने पश्चिम बंगाल में शासन किया और उनको हटाकर ममता बनर्जी आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी पूरे सीन से, पूरे परिदृश्य से गायब नजर आ रही है। मतलब सीधे सीधे जो लड़ाई अब नजर आ रही है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा है। कई ऐसे जानकार ये कहते थे कि जो टक्कर है वो बीजेपी टीएमसी के बीच है, लेकिन कई ऐसे भी जानकार थे जो ये कहते थे कि सीपीएम को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं वो रुझान ये बता रहा है कि सिर्फ लड़ाई सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। बाकी जो कांग्रेस पार्टी हो या फिर 34 सालों तक रूल करने वाली सीपीएम, वो कहीं भी परिदृश्य में नजर नहीं आ रही हो। ये देखिए जश्न की तस्वीर है। जैसे जैसे अब वक्त गुजरेगा ये जश्न बढ़ेगा। एक खेमे में जश्न होगा तो दूसरे खेमे में उदासी छाएगी। और ये पश्चिम बंगाल का रुझान इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति इस वक्त जो बता रही है कि एक बार फिर से यानी तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी में लौटती नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस वापसी करती नजर आ रही है। ऐसे में कई लोग ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि अगर वो चुनाव हार जाती है तो क्या होगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पश्चिम बंगाल में अगर पूर्ण बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस लौटती है तो कोई भी विधायक अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए वो सीट छोड़ेगा। मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगी और अगले 6 महीने में उनको चुनाव लड़ना होगा। वो चुनाव अगले 6 महीने में कहीं भी किसी सुरक्षित सीट से लड़ सकती है। ये स्थिति बनेगी अगर नतीजे इस वक्त उसी तरीके के नंदीग्राम के आते हैं जो अब तक दिख रहे हैं। अगर रुझान रिजल्ट होता है तो भविष्य में यह होगा कि अगले 6 महीने में ममता बनर्जी कहीं से उपचुनाव लड़ेगी। कोई भी उनका विधायक किसी सुरक्षित सीट उनके लिए छोड़ सकता है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात इस वक्त यही है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से वापसी करती दिख रही है। और ये जश्न की तस्वीर है।
तो इस वक्त मनोज तिवारी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी साहब, पहले सवाल आपसे ही। हालांकि पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की ओर से जो ताकत होनी लगानी चाहिए वो आपकी पार्टी को से लगाई नहीं गई, और एक तरीके से आपकी पार्टी ने सपोर्ट ही किया था तृणमूल कांग्रेस को। आपकी पार्टी ये चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और तृणमूल के बीच हो। लेकिन अगर ये स्थिति बनती है कि नंदीग्राम मुख्यमंत्री हार जाती हैं लेकिन वो सत्ता में अगर लौटती हैं, फिर भी सेंट्रल पूरे देश के परिदृश्य में देखें तो विपक्ष के लिए एक अच्छी जीत होगी। देखिए, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है और एक जागरूक जनता के द्वारा लिया गया निर्णय लोकतंत्र में उसको स्वीकार करनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को लेकर के है, मेरा स्पष्ट मानना है और मैं आपके चैनल पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ है। एक प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित व्यक्ति राज्य के चुनाव में अपनी पूरी ताकत को लगा देता है और दलीय परिप्रेक्ष्य में अपने आप को बांध करके। तो नैतिकता के आधार पर राजनीति को जीवंतता चाहिए लोकतंत्र में, तो ऐसे प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो बुरी हार है। और तमाम राज्यों में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। अगर आज चुनाव हो जाए और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रधानमंत्री पूरा जोर लगा लेंगे, फिर भी चुनाव हारना निश्चित है। चलिए ठीक है, लेकिन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो ठीक है, लेकिन उनका ये देखिए, ये आपका पक्ष, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि छोटा से छोटा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती है। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, ये उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी दल है और दल के रूप में चुनाव लड़ना और देश के प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता घोषित कर देना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री का पद उस वक्त हटा देना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, और प्रधानमंत्री की हैसियत से आप जा करके कोई भी एजेंडा पेश करते हैं तो उस एजेंडा के तहत प्रधानमंत्री का पद लिखा हुआ है, तो ये प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के खिलाफ है और ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो भी चुनाव प्रचार करते थे। आप लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है ना कि कोविड के दौर में ये स्थिति बनी। सर, भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है, राजनीति के इतिहास को उठा करके देखिए। आज तक कांग्रेस के दल के रूप में प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित कांग्रेस के नेता ने ऐसे कभी भी कोई राज्य के चुनाव में प्रचार नहीं किया। मनमोहन सिंह जी भी देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी चुनावी सभा को 1 या 2 बार जाकर के संबोधन करके आ गए, लेकिन जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शब्दों का जो मर्यादा के खिलाफ है, उस पद के मर्यादा के नहीं, खिलाफ आप लोग ने आपका गुस्सा इस बात को लेकर है कि वो एक तरीके से उन्होंने सिर्फ चुनाव प्रचार को ही पिछले कुछ वक्त में अपने टॉप लिस्ट में रखा, उनकी प्रायोरिटी चुनाव थी। इस पर आपकी नाराजगी हो सकती है। अगर ये नहीं होता तो 1 वर्षों में संसद में दिए गए राहुल गांधी जी के बयान के ऊपर अगर सरकार ने तत्परता दिखाई होती तो आज हिंदुस्तान के लोग कोरोना संक्रमण की महामारी से नहीं मरते। आज परिस्थितियां देश में ऐसी नहीं होती। अगर देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अगर कोविड संक्रमण और लोगों के हित का नहीं सर, ये बताइए, चलिए ठीक है, चलिए एक बात बताइए, अगर ऐसी स्थिति बनती है, नो डाउट अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वापसी होती है तो सेंट्रल लेवल पर क्या केंद्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी अपना नेता मानेगी? लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, वहाँ क्षेत्रीय चुनाव हो रहा है। राज्य के चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इससे क्या मतलब है? ममता बनर्जी को अपना नेता क्यों माने? अभी तो सर बीजेपी वर्सेस ऑल हो रहा है, अभी तो बीजेपी वर्सेस ऑल हो। सर एक बात बताइए, चलिए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए क्या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं कांग्रेस सर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं एक बात बताता हूं,
बिहार में जब कोई चुनावी नतीजे आते हैं, जब बिहार में जब रिजल्ट आता है, वहां पर जो मुख्यमंत्री बनते हैं पिछले 15, 20, 25 सालों को देख लीजिए, उनको सेंट्रल लेवल पर बताया जाता है कि भाई ये पीएम के चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 सालों पे आप देख लीजिए, जो भी नेता चुनकर आता है उनको ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये देश के प्रधानमंत्री के फेस है। इस वक्त दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कुछ दिन पहले तक ये दिखाया जाता था कि भाई ये एक विपक्ष के फेस हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने इनको खड़ा किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे रिसोर्सेस, पूरे ताकत को बंगाल में झोंक दिया था, उसके बाद भी अगर ममता जीत कर आती हैं तो नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा तो होगी ममता बनर्जी। यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक राज्य और क्षेत्रीय नेता के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री पद की पूरी ताकत झोंक देना और सत्ता की ताकत को झोंक देने के बावजूद भी अगर भाजपा और देश के प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते हैं तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। ठीक है सर। समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, विपक्ष के खेमे से अगर हम बात करें तो विपक्ष के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर तृणमूल की वापसी होती है पश्चिम बंगाल में। देखिए, निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल का चुनाव, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत फोकस्ड था और उस फोकस चुनाव होने के नाते मैं इस बात पे निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो दम्भ भाजपा की सरकार बढ़ती थी, उस दम्भ और उस अकड़ में कुछ न कुछ कमी आएगी। अभी आपने एक बेहतर सवाल किया कि आखिर कांग्रेस को लेके और बीजेपी को लेके और तमाम सारी ये नेतृत्व कौन करेगा। इस बात पे मैं जरूर 2 बातें कहना चाहूंगा। ये विषय नहीं है, ये बात 2019 के पहले तक और 19 के चुनाव तक ये बात बिल्कुल प्रासंगिक थी कि नरेंद्र मोदी के सामने आखिर कौन। निश्चित तौर पे अब उस वक्त ये जरूर प्रासंगिक था, लेकिन आज की डेट में अब ये विषय बिल्कुल नहीं रह गया कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, क्योंकि इस देश को जो उम्मीदें थी बीजेपी की दूसरी मोदी जी की सरकार से, उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। निश्चित तौर पे भावनात्मक रूप से कई फैसले भाजपा की मोदी की सरकार ने लिए, लेकिन आप धर्मराज जी थोड़ा सा अगर अपने जहन पे बोझ डालेंगे और दिल से सोचेंगे तो क्या भावनाओं से देश चलाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता है। उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी मूलभूत सुविधाएं, हमारे सिस्टम, हमारे नौजवान, हमारे देश और प्रदेश की जनता, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भावनात्मक रूप की चीजें बीजेपी ने की उससे निश्चित तौर पे जनता को खुशी हुई, वो फिर 370 हो या कई और सारी भी चीजें हैं, लेकिन निश्चित तौर पे देश चलाने के लिए भावनाएं ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें पर्याप्त होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में अब मुझे जो महसूस होता है कि भारत की राजनीति में कोई चेहरा माने नहीं रखेगा। हाँ, निश्चित तौर पे एकजुटता माने रखेगी। अगर सारी पार्टियां और महत्वपूर्ण पार्टियां जहां जो हैं उनको उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से एक बड़ा समूह बनेगा तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि नहीं सर एक मिनट देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष को जिस संजीवनी की जरूरत महसूस हो रही थी, पश्चिम बंगाल वो संजीवनी देगा या नहीं देगा? इसको मैं 2 तरीके से बोल सकता हूँ। पहला, इस चुनाव के आधार पर निश्चित तौर पे 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी मात खाई है, उसके हिसाब से तो निश्चित तौर पे एक संजीवनी मिलेगी और निश्चित कार्यकर्ताओं का और तमाम जनताओं का भी मन मस्तिष्क में बदलाव आएगा। लेकिन दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है जिसपे हमें आपको जरूर बात करनी चाहिए कि क्या इस बात को कह देने से कि चुनाव जीतने हारने से ही बदलाव आ जाएगा। आप जब किसी सरकार के और खासकर डबल इंजन की सरकार के काम का आकलन करते हैं और वो फेलियर की तरफ दिखाई देती है, तो ये पर्याप्त है कि आम जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और किसी भी विपक्ष की पार्टी के लिए कि उसको एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं एक बात हमेशा चाहता हूं कि जिसकी भी सरकार आए, जो बात मैंने अभी पहले कही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नौजवानों पे, बेरोजगारी पे, हर वो सेगमेंट पे उन सरकारों को महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से हमारे देश को अभी हम विकास। लेकिन सर एक मिनट, नहीं सर एक मिनट बताइए, मैं
आपकी हर बातें सैद्धांतिक तौर पर मैं मानता हूं, बहुत अच्छी बातें हैं आपने बोली हैं, तिवारी जी भी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन जो हमारे देश की जनता है, आज देखिए इतने बड़े पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, आज सब कोई बात कर रहा है, अब सोशल मीडिया को लगभग तो सब कोई हैंडल करता है, उसमें कई सारी बातें कही जा रही, क्या कुछ मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन क्या आज से 6 महीने साल भर के बाद यूपी में 2022 में फरवरी मार्च में इलेक्शंस होंगे, क्या यूपी की जनता, क्या उत्तराखंड की जनता, क्या पंजाब की जनता, पंजाब में भी वोट होने पड़ने वाले हैं, इन मुद्दों को आगे रखेगी कि नहीं भाई हमें अस्पताल पर वोट करना है, नहीं भाई हमें अपने पीएचसी सीएचसी को देखकर वोट करना है, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को लेकर वोट करना है? जनता उस चीज के लिए तैयार है अभी? क्या मेंटली उतना स्ट्रांग हुई है, उस चीज को उतना प्रायोरिटी लिस्ट पर रखती है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सभी लोग उसको हैंडल कर रहे हैं आज की डेट में, आम जनता और गरीब किसान मजदूर सभी हैंडल कर रहे हैं। जो एक चर्चा चली आपको सोशल मीडिया पे, आपको भी मेरे ख्याल से सुन के अतप्रभ होगा कि इस देश की जनता ने मंदिर की मांग की थी ना, तो मंदिर मिला, अस्पताल की मांग नहीं की थी ना। तो ये बातें तमाम सारे मीडिया चैनल्स पे डिस्कशन हुआ, बातें हुई, बड़े बड़े लोगों ने इन बातों को सोशल मीडिया पे कहा। ये एक छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से नैतिकता के आधार पर इस बात को जरूर कहूंगा कि किसी भी राजनीतिक दल को, जो मेरी बात आपने काट दी थी मैं पूरा नहीं कर पाया, कोई भी सरकार चुनाव जीते, लेकिन मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, अगर ये 3 चीजें हमारी मूल रूप से, क्योंकि ये तीनों चीजें सबको जरूरत है। हो सकता है किसी एक्सप्रेसवे पे किसी किसान की जरूरत ना हो, किसी गरीब आदमी की एक्सप्रेसवे पे चढ़ने की जरूरत ना हो, या वो नहीं चढ़ सकता, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये 3 चीजें मूलभूत रूप से सभी व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो। और इन तीनों चीजों को किसी भी राजनीतिक दल को फोकस करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं एक बात ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की जनता से कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पे समाजवादियों ने बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, इस बात से किसी को कोई शक लेकिन नहीं। सर ठीक है, मैं आपकी बात को अक्षरशः मान लेता हूं, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कहने जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, बहुत बेहतर तरीके से देश में एक माइलस्टोन की तरह काम किया, लेकिन हम चुनाव हार गए। अब हम समाजवादी पार्टी, जो मैं महसूस कर रहा हूं, हमारी पार्टी महसूस कर रही है कि जो हमने काम किया था वो काम माइलस्टोन काम नहीं था। हमने जो तीनों सेगमेंट अभी आपको बताए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इस पे समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान नहीं विश्व लेवल पे जो काम होते हैं तमाम विकसित देशों में, ठीक है मनोज तिवारी साहब, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा क्या हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी रहे हैं? आम लोगों की देश में मानसिकता ऐसे रही है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर वोट करने जाए? क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, आप हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, एट द एंड ऑफ द डे तो सबको तो वोट चाहिए। आपने बिल्कुल बेहतर सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब मुझे इस समय चाहिए। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसके पहले जो राजनीतिक इतिहास है सत्ता का, अगर उस सत्ता के इतिहास को खंगालेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा पूरी ईमानदारी के साथ कि विकास ही मुख्य एजेंडा रहा इस देश का। और उसका उदाहरण मैं बताता हूँ, 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, औद्योगिक नीति से लेकर के तमाम नीतियां, उन नीतियों के ऊपर इस देश के लोगों ने 16 वर्षों से ज्यादा भरोसा किया। उसके बाद सरकार और कांग्रेस के द्वारा लाई गई नीतियों का पुनः चुनाव होता है और जनता के सामने लोग जाते हैं और जनता उन सरकार और सत्तासीन सरकार उन नीतियों को पुनः उसके समक्ष रखती है और जनता पुनः अपना मुहर लगाती है, यानी कि विकास ही एजेंडा रहा। आज परिस्थितियां बदल गई है। ये परिस्थितियां क्यों बदली? मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, राजनीतिक अगर दृष्टिकोण हटा दिया जाए और पूरी ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो विगत 15-20 वर्षों में, 15 वर्षों में जो परिस्थितियां आज भारतीय राजनीति की बदली है, उसका एक और एकमात्र कारण है कि कुछ राजनीतिक दलों ने येन केन प्रकार सत्ता को ही अपना एजेंडा बना लिया है। अगर सत्ता को एजेंडा नहीं बनाया जाता तो आप ये बताइए कि 6 वर्ष से आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, इसके पहले भाजपा 7 साल सत्ता में रही,
7 और 6 13 वर्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम हुआ है आया है। 13 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ये बता दे मुझे कि एक भी पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित हुआ है। आज पश्चिम बंगाल की बदहाली की बात उठाई जाती है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस बंगाल में, जिस प्रांत में चुनाव हुआ, वहाँ औद्योगिक क्रांति की नींव रखी गई थी। बिल्कुल। और सिद्धार्थ शंकर रे के समय में, और सिद्धार्थ शंकर रे यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस का शासनकाल नहीं है, उस शासनकाल के बाद नहीं सर, कोई भी दल, सर बात को सुन लीजिए, आपने बोला, मैं उसको बोल रहा हूँ, ये बता दे कोई भी राजनीतिक दल कि पश्चिम बंगाल में एक उद्योग और कारखाने का निर्माण हुआ हो। तो विकास का एजेंडा बदल गया है। नहीं सर, देखिए तिवारी जी एक मिनट, देखिए विकास की जहां बात होती है ना, तो विकास की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है और विकास को सब अपने अपने तरीके से मापते हैं। पहली चीज, पश्चिम बंगाल की स्थिति अगर खराब हुई है, उसके लिए पश्चिम बंगाल आज से संपन्न नहीं है। आज से 20-25 साल पहले चले जाइएगा तो जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सभी बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो पश्चिम बंगाल का, आपको बंगाली समुदाय के लोग मिलते होंगे। जितने बड़े प्रोफेसर होते होंगे बंगाल के होते होंगे, क्योंकि वो कोस्टल इलाका था। पहले अंग्रेज वहां पर आए, वहां के लोग जल्दी डेवलप हुए। नो डाउट वहां पर कई सारे फैक्ट्रीज थी, लेकिन फैक्ट्रीज वहां पर क्यों बंद हुई? आज बड़ा उद्योगपति पश्चिम बंगाल जाने से क्यों डर नहीं, पश्चिम बंगाल जाने से क्यों डरता है? पश्चिम बंगाल जाने से क्यों डरता है? आप उस बात को, आपने मुझे समय नहीं दिया पूरा, मैं उस बात को बताता हूँ। नहीं सर, वो बात मुझे पता है। और पश्चिम बंगाल को जो सर एक मिनट, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। पश्चिम बंगाल को जो समझते हैं ना, जो पश्चिम बंगाल को जानते हैं, उनको पता है कि वहां पर उद्योग क्यों नहीं जाता। आपके गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, बेंगलुरु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात में क्यों प्लांट्स लगते हैं, क्यों उद्योगपति यहां पर आते हैं, क्यों पश्चिम बंगाल नहीं जाते? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और जब तक उसकी स्टडी नहीं होगी, उस मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तो संभवतः पश्चिम बंगाल का विकास, आज कोई पार्टी हो, अगर बीजेपी जीत भी जाती, मैं बार बार इस चीज को कोट करता हूं सर, एक मिनट, तो इस चीज को आप कोट कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की एक राजनीति बिल्कुल अलहदा राजनीति है। देश में उस तरह की राजनीति किसी प्रदेश में नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन जाएगी, अगर बन जाती है, तो पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं सुधरेगी, क्योंकि लोग वही हैं, पहले वो सीपीएम में थे, फिर वो टीएमसी में आगे वो बीजेपी में चले जाए। इत्तेफाक नहीं रखता। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत जागरूक जनता है, वहां पर इस तरीके का माहौल उत्पन्न किया गया अपने राजनीतिक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उस पर फिर कभी हम लंबी बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल को मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूं, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है और क्यों वहां चीजें नहीं बदली। आप दोनों का बहुत बहुत